हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। ये है 11th क्लास के लिए बिजनेस स्टडी से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ बिजनेस के बारे में या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में। अभी तक हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए और हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा किए कि आखिर बिजनेस क्या होता है एंड बिजनेस के फीचर क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब देखिए, अगर नॉर्मली किसी इंसान से पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है तो वो बेसिकली आराम से बता देगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यही होता है कि कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है, तो सर प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कमाना। मगर सिर्फ प्रॉफिट कमाना ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। एक आज का डेट में थोड़ा समय चेंज हो चुका है, लोगों का नजरिया चेंज हो गया है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बिजनेस के लिए अलग हो गया है। तो आप सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको साथ ही साथ इंप्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। आपको अपने कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पड़ेगा। आपको अपने इम्प्लॉय को कॉम्पिटिटिव सैलरी देना पड़ेगा। आप ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो निगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट करे, मतलब आप वैसा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप वैसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर के नीड को फुलफिल करे। आप वैसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बहुत ज्यादा पॉल्यूशन एमिट करे, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है एक बिजनेसमैन को व्हाइल डूइंग हिज बिजनेस। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले एक इंट्रो दे रहा है, तो चलिए देख लेते हैं इंट्रो में क्या है। ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, इस वजह से आप यहाँ पर आप समय दे रहे हो। आप इस वीडियो को, आप इस क्लास को अटेंड क्यों कर रहे हो? इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट का आपको नॉलेज चाहिए। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। दीज आर गोल एस्टेब्लिश्ड टू गाइड फॉर द इफर्ट ऑफ द कंपनी, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या करता है, बताता है कि आपका क्या टारगेट है, क्या आप किस डायरेक्शन में अपना इफर्ट लगाओगे, है ना। एज फार एज पॉसिबल अ बिजनेसमैन मस्ट सेट अप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहिए, सेट करना चाहिए। आप भी अपने लाइफ में कोई भी काम करते हो तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ ही करते हो। ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी सेट अप इन जनरल टर्म। फॉर एग्जांपल, a specific objective in the firm increase in the sale by 10% for 1 year। ऑब्जेक्टिव जनरली क्या हो सकता है कि हमको अपने कंपनी का एक साल का सेल बढ़ाना है, एक साल में 10% से सेल बढ़ाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमको एक और नया फैक्ट्री सेटअप करना है ना। दिस कैन बी ऑब्जेक्टिव। तो द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। अलग अलग बिजनेसमैन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहेगा। दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, मोटिव होता है। मगर सबसे मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, है ना। अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, बट इट कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव और ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अर्निंग प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मगर सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाह रहे और कुछ नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। आज के डेट में समय चेंज हो गया है, लोगों का नजरिया चेंज हो गया, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो द बिजनेस ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरी। तो आपको क्या किया गया है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे।
सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, है ना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव की बात करें, जैसे मान लीजिए तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो उन कॉम्पिटिटर से लड़ के हम पहले सरवाइव कर ले। जैसे मान लीजिए आप कोई भी दुकान चला रहे हो या फिर कोई भी फैक्ट्री सेटअप करते हो, तो उस फैक्ट्री को ऑलरेडी उस तरीके का गुड्स, जैसे मान लीजिए आप चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री चलाना चाह रहे हैं, आप चॉकलेट बना रहे हो, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिटिट करके आप मार्केट में पहले सरवाइव करें। और सरवाइव कैसे होता है? तो सरवाइव तभी हो पाता है जब आप अपना कॉस्ट कवर कर पाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बिजनेसमैन का कि सरवाइव करे। और सरवाइव कैसे कर पाओगे? जब तुम्हारा कॉस्ट कवर होगा, है ना। क्योंकि जैसे सिंपल सा फंडा है भाई, कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और मेरा ये पेन का मैन्युफैक्चरिंग का दाम है 6 रुपया, तो 6 रुपया अगर हम लगाए हैं तो कम से कम हमको ये 6 रुपया में बिक जाए, या तो 7 या फिर 8 रुपए में बिके। अगर 7 या 8 में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर 6 का 6 में बिकेगा तो कम से कम मेरा कॉस्ट रिकवर होगा, तो हम सरवाइव कर पाएंगे। अगर ये पेन 5 रुपए में बिकेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। दूसरा, अब सरवाइव कर गए तो प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट जब कमाएंगे तो प्रॉफिट कमाने के बाद क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ कहने का मतलब एक्सपेंशन। अब मान लीजिए आप एक बिजनेस, एक फैक्ट्री चालू किए, 50 साल से वहीं पे अटके हुए हो, तो फिर आपका बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आप देखते होंगे कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है और लार्ज स्केल पे उसको अगर बिजनेस करना है, तो जैसे जैसे प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके उसको और लार्ज स्केल पे लेके जाता है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, तो चलिए रीड करते हैं। एज द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, है ना। अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड, है ना। आपको पता है कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल रहता है और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसे से रिलेटेड। तो सबसे पहला काम होता है कि आप सरवाइव करें। और सरवाइव कब कर पाओगे? जब आप अपना कॉस्ट कवर कर पाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है। The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market for a long period of time, है ना। और it is possible only when it is able to cover its cost, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कॉस्ट कवर कर पाएंगे एंड अर्न प्रॉफिट। बात समझ में आया? तो सरवाइव करने के लिए कंपटीशन, आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको अगर मार्केट में टिके रहना है तो आपको सबसे पहले अपना कॉस्ट कवर करना पड़ेगा। चलो कॉस्ट कवर कर लिए, नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। Profit is essential for survival, growth and expansion. Profit is reward given to the businessman for bearing the risk, है ना। कि प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए भी प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट क्या कह रहा है? ग्रोथ। ग्रोथ में देखिए क्या कह रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। आप अगर बिजनेस कर रहे हो और आप एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो, अब देखिए 2 तरीके से एक्सपेंशन होता है। आप जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टेशनरी प्रोडक्ट का, तो पहले सिर्फ बिहार भर में कर रहे थे, अब बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल सब कवर कर रहे हो। यानी कि हर स्टेट में अपना अपना फैक्ट्री सेटअप किए आप, हर स्टेट में एक अलग अलग फैक्ट्री, तो इसको भी कहेंगे एक्सपेंशन। और दूसरा, आप स्टेशनरी प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप प्लास्टिक प्रोडक्ट भी बना रहे हो, अब आप गारमेंट भी बना रहे हो,
तो इसको भी कहते हैं एक्सपेंशन। तो दो तरीके से एक्सपेंशन होता है, या तो आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री को इंक्रीज कर रहे हो, और दूसरा या ये हो सकता है कि आप नए प्रोडक्ट को अपने फैक्ट्री में, अपने कंपनी के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो दो तरीके से ग्रोथ होता है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेल, है ना। किसी भी कंपनी का ग्रोथ कैसे मेजर किया जाता है, उसके ग्रोथ रेट, है ना, उसके सेल से, कि कंपनी का सेल कितना बढ़ रहा है। पहले 100 करोड़ का सेल होता था, आज 1000 करोड़ का सेल हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी ग्रो कर रहा है ना। नंबर ऑफ ब्रांचेस, कितने ब्रांचेस हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये सब रोल प्ले करता है, यानी कि ये बताता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं। पहले आप 50 एम्प्लॉय के साथ काम करते थे, आज के डेट में 5000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे आपको बताए कि बिजनेस का 3 ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर नेक्स्ट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना। अब जैसे मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करेंगे तो नहीं चलेगा, हमको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आप जान रहे हो कि एक दुकानदार, एक मैन्युफैक्चरर गुड्स कहाँ बेचता है, सोसाइटी में बेचता है। सोसाइटी मतलब क्या, सोसाइटी मतलब जिस लोकेलिटी में हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर अपना गुड्स कहाँ बेचता है, सोसाइटी में। रॉ मटेरियल कहाँ से लाता है, सोसाइटी से। फिर उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा कराता है, तो सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड किए हुए एम्प्लॉय से। तो भाई आप गुड्स ला रहे हो, आप रॉ मटेरियल ला रहे हो सोसाइटी से, आप बेच रहे हो सोसाइटी को, सोसाइटी से आप पूरा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो भाई सोसाइटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको मार्केट से वाइप आउट कर दिया जाएगा। तो एक बिजनेसमैन का सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, यानी कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम सोसाइटी के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहला कह रहा है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। एज अ कंज्यूमर आप क्या चाहोगे, एज अ कंज्यूमर आप मेरे से क्या चाहोगे कि सर आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब हम गलत बोल के, झूठ बोल के आपको प्रोडक्ट ना बेचे। जैसे फेयर एंड लवली एचडी ग्लो दे रहा है, पता नहीं कैसा ग्लो है भाई, एचडी ग्लो दे रहा है ना। तो ये मतलब फेयर लवली लगाने वाला आज तक कोई ऐसा बंदा दिखलाओ जो गोरा हो गया, मगर नहीं, यामी गौतम तो एकदम एचडी ग्लो देने पे पड़ी हुई है। तो इस तरीके का झूठा एक्टिविटी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। मगर चलो कोई नहीं, लोगों को लगता है कि चलो यामी गौतम बोल रही है तो गोरा तो हो जाएंगे, मगर फाइनली होते नहीं है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे। दूसरा, झूठ बोल के नहीं बेचेंगे प्रोडक्ट। जैसे आप मेरे पास आए, हम आपको झूठ बोल के कुछ चिपका दिए, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोबारा आप कभी आओगे नहीं मेरे पास। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एज एन मैन्युफैक्चरर, एज अ बिजनेसमैन मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें ताकि लोगों का इनकम बढ़े। डिजायर्ड मतलब इच्छानुसार, डिजायर्ड मतलब होता है इच्छानुसार। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या फायदा होगा थोड़ा समझो। अगर मान लीजिए हम गया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो गया के लोगों को अगर हम जॉब देंगे तो गया के लोगों का इनकम बढ़ेगा, गया के लोगों का इनकम बढ़ेगा तो गया के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो हम जैसे मैन्युफैक्चरर का गुड्स बिकेगा। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। आप अगर जॉब क्रिएट करेंगे तो उसका रिटर्न आप ही को मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बिजनेसमैन का काम होता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है आपका सोशल सर्विसेज करना या फिर कम्युनिटी सर्विसेज करना। सोशल सर्विसेज मतलब एनजीओ चला दिए, एक स्कूल खोल दिए, फ्री में बच्चों को पढ़ा दिए, ओल्ड एज होम खोल दिए,
है ना, या फिर मान लीजिए अपने शहर में फ्लड आ गया या फिर किसी भी तरीके का नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, उस केस में बिजनेस के तरफ से बहुत सारा सपोर्ट आया, है ना। जैसे अभी कोविड का दौर है तो सैनिटाइजर बांट दिए, मास्क बांट दिए, ये सब चीजें, ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे अभी तुम ऐड देखते होगे, विद्या बालन ऐड करती है शांति आंवला ऑयल का, कि आप एक बॉटल खरीदते हैं तो बच्चे, बैकग्राउंड में देखते होगे बच्चे लोग खेलते कूदते रहते हैं, और बोलती है कि एक बॉटल आप खरीदते हैं तो 1 रुपया आपको जाता है इन गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का सर्विसेज करना चाहिए, है ना। कंपनी को कभी भी किसी भी तरीके का क्लेमिटीज में या फिर किसी भी तरीके का सोसाइटी डिस्पैरिटी में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कि नहीं, इस डिस्पैरिटी को दूर करना है। अगर लोग एजुकेटेड नहीं है तो उनको एजुकेट करना है। एंड लास्ट क्या कह रहा है, अवॉइडेंस ऑफ पॉपुलेशन पॉल्यूशन, है ना। और एक कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि वो पॉल्यूशन भी अवॉइड करे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में टोटल आपका 5 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है आपका डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, मतलब कस्टमर जैसा चाहता है वैसा प्रोडक्ट। अब बताओ कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, कस्टमर वैसा प्रोडक्ट चाहता है जो हजार्डियस ना हो, मतलब नुकसानदेह ना हो, इजी टू यूज हो, सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो। जैसे ऐसा प्रोडक्ट हम नहीं बेचेंगे जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट हो, है ना। आप अगर फ्रिज टीवी एसी खरीद रहे हैं तो क्वालिटी उसमें हो, बस कंपनी यही यही तो प्रोडक्ट एक कस्टमर चाहता है। तो कस्टमर प्रीफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर सेटिस्फैक्ट्री of quality and are available at a reasonable price. Today customer in quality is quality conscious customer and he expects value for money, है ना। और वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बदले हमको उतना वैल्यू मिले। और ये एग्जांपल से कुछ पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आप अगर बिजनेसमैन है तो आप सोसाइटी में चीटिंग करके कुछ नहीं बेचेंगे। एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग, आप जमाखोरी कर रहे हैं, आप महंगा बेच रहे हैं, अडल्टरेशन मतलब मिलावट कर रहे हैं, होर्डिंग जमाखोरी, ओवर चार्जिंग ज्यादा पैसा चार्ज करना, इस तरीके का बिजनेसमैन कभी नहीं टिकता है मार्केट में, है ना। Exaggerating in advertisement about the use of the product is also unfair trade practices. झूठ बोल के एडवर्टीजमेंट करना, है ना, इस तरीके का बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए। No society accept these practices. With these practices, the businessman will not only lose a reputation, but it is an punishable under law, है ना। The punishment can be in the form of फाइन और इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल का होना, है ना। तो अगर आप एज अ बिजनेसमैन मिलावट कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, पैसा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, झूठ बोल के प्रोडक्ट बेच दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पे फाइन लगे और जरूरत पड़ने पे आपको जेल भी भेजा जा सकता है। बिजनेसमैन मस्ट हैव सोशल ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना चाहिए एक बिजनेसमैन को। अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर रहा है तो लोगों का इनकम नहीं बढ़ेगा, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प ओवरकमिंग द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री। एक डेवलपिंग कंट्री की बात करें जैसे इंडिया, इंडिया जैसे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को पीछे धकेलने में। तो अगर तो इसको सॉर्ट आउट कौन करेगा, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे सोसाइटी को मिलेगा। द बिजनेस एम्प्लॉय पीपुल टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। बाय एम्प्लॉइंग पीपुल एंड एट अ वर्क, बिजनेसमैन हेल्प टू फ्लो, है ना, इन फ्लो ऑफ इनकम in the society. While creating employment opportunity, a businessman must give a special consideration to handicapped or disabled and poor people. एक और पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आपकी सोसाइटी में कुछ हैंडीकैप्ड लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं या फिर गरीब हैं, तो उनको कुछ सपोर्ट अलग से मिलना चाहिए।
दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेसमैन, और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एक इमेज डेवलप होगा। The employee must imparted training also so that they can update their knowledge and they can fulfill the demand of the job। और एज अ बिजनेसमैन आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि ट्रेनिंग देने से क्या होगा, एम्प्लॉय का क्वालिटी इंक्रीज होगा, वो डिजायर्ड मैनर में काम करेगा, है ना, वो कहीं ना कहीं उसका क्वालिटी भी बढ़ेगा और जिस एक्सपेक्टेड मैनर में काम होना चाहिए उस एक्सपेक्टेड मैनर में काम भी करेगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, सोशल सर्विसेज, है ना। सोशल सर्विसेज मतलब एनजीओ चला देना, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना। तो देखिए क्या कर रहा है, द लार्ज बिजनेस हाउसेज अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विसेज सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब क्लिनिक, फ्री में इलाज करवा दिए, स्कूल चला दिए, हॉस्पिटल चला दिए। The big company can help the social services program run by NGO and the government organization by contributing large amount of fund in the form of donation charity, है ना। बड़ी बड़ी संस्था जैसे टाटा इंडस्ट्री, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, यूनिलीवर, बहुत सारी जितनी कंपनियां हैं वो सब कुछ ना कुछ चैरिटेबल प्रोग्राम जरूर चलाती है ना, ताकि सोसाइटी में एक इमेज बना रहे, ठीक है। Participating in social services program adds to the reputation of the company and company can establish public image। और इससे क्या होता है, पब्लिक में एक इमेज आता है। अब जैसे मान लीजिए टाटा इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे दे रहा, टाटा कंपनी इज स्पेंडिंग अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर फॉर सोशल सर्विसेज। तो अब इस तरीके का एक्टिविटी अगर करती है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक इमेज रहेगा कि चलो भाई बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, है ना। तो सोशल सर्विसेज भी बहुत बड़ा रोल पर प्ले करता है। एंड लास्ट आपका कह रहा है, एक बिजनेसमैन का सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पॉल्यूशन अवॉइड करना। अब मान लीजिए हम जिस शहर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, नदी में गंदगी बहा देते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वहां के लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज के लोग जागरूक हो चुके हैं, वो लोग आवाज जरूर उठाएंगे। तो पॉल्यूशन भी अवॉइड करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड लीड टू मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। द इंडस्ट्रीज थ्रो and drain their wastage in lake river which pollute water। The smoke coming out chimneys of industry pollute the environment। चिमनी से जो धुआं निकलता है वो सब कहीं ना कहीं सोसाइटी को हार्म करता है। तो एज अ बिजनेसमैन has added spreading pollution, so it becomes the moral duty of the businessman to come forward and help the solving problem of the pollution। The businessman must adopt। आप कैसे कर सकते हो, तो भाई चलो पेड़ लगा दिए, नदी साफ करने के लिए एक मुहिम चला दी है, जैसे गंगा नदी को साफ करने के लिए बहुत सारी कंपनी डोनेशन दी है और इवन एक नया टीम गठन करके नदी को क्लीन करने का काम किया है। आप इको फ्रेंडली टेक्निक यूज कर सकते हैं, ऐसा टेक्निक यूज करेंगे, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जो सोसाइटी में पॉल्यूशन एमिट ना करे, है ना। और जो ड्रेन करेंगे, जो वेस्टेज को ड्रेन करेंगे वो थोड़ा ट्रीट करके करेंगे। ट्रीट करके कहने का मतलब उसको थोड़ा रिफाइन करके या फिर एक अच्छे तरीके से उसको हम लोग वेस्टेज को बाहर निकालेंगे ताकि ज्यादा हार्म ना करे, है ना। आई होप कि आपको ये पांचों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अभी तक हम लोग टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस का, सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहला, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव एंड देन है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको एक बार कवर अप कर लेंगे खुद से, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब होता है सोसाइटी के लिए। आपको पता है जैसे मान लीजिए कि हम एक बिजनेसमैन है, तो जाहिर सी बात है मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो फैक्ट्री में, आप कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई वर्कर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई भी पोस्ट हो।
आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सर हम यही चाहेंगे कि आप सैलरी अच्छा दीजिए, कॉम्पिटेटिव सैलरी दीजिए, यानी कि सैलरी टाइम पे दीजिए। और प्लस दूसरा पॉइंट ये है कि सैलरी कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव मतलब अगर हम मैनेजर हैं तो मैनेजर का पोस्ट तो दे दिया और सैलरी दे रहे हैं 6,000 रुपये महीना, तो नहीं चलेगा। मार्केट में अगर मैनेजर का सैलरी 50,000 रुपये है तो हमको भी 50,000 रुपया मिलना चाहिए। तो सबसे पहला कॉम्पिटेटिव सैलरी मिलना चाहिए और टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए। फिर उसके बाद वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, मतलब हम जहां पर भी काम करें वहां पर का वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो, मेरा एक इमेज हो उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में। ऐसा नहीं कि हमको सैलरी बहुत अच्छा दे रहे हैं मगर जब देखते हैं तब हमको फटकार देते हैं, बिना मतलब का सुना देते हैं। तो एक इमेज होना चाहिए, एक रेपुटेशन होना चाहिए, है ना। हाँ, आप वैसा जगह जाना एकदम पसंद नहीं करेंगे जहां पर आपका इज्जत ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या चाहिए? आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी कहने का मतलब आज मैं जिंदा हूं, आज हम काम कर रहे हैं तो मुझे आप सैलरी दे रहे हैं। मान लीजिए किसी कारणवश हम नहीं रहे तो उस केस में मेरे फैमिली के, ये मेरे बच्चों का एक सिक्योरिटी होना चाहिए कि चलो भाई मेरे जाने के बाद कंपनी मेरे बच्चों को जॉब देगी, या फिर अगर वो काम करने लायक नहीं है तो उसका फ्री एजुकेशन हो जाएगा कंपनी के तरफ से, है ना। एक रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए कि अगर कल को रिटायर हो जाएंगे तो कंपनी की तरफ से हमको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है। और क्या एक्सपेक्ट करिएगा? कि आपको रेगुलरली ट्रेनिंग दिया जाए, है ना। ट्रेनिंग देने से क्या होता है, एम्प्लॉय का क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो आपको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका प्रमोशन हो, आपका प्रमोशन हो, आपका सैलरी बढ़े। तो बेसिकली इन्हीं बातों के बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा। यानी कि एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब इंप्लॉय से रिलेटेड। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो भी रिलेटेड इंप्लॉय है, आप उनको अच्छा सैलरी देंगे, अच्छा वर्किंग कंडीशन देंगे, आप उसको इज्जत देंगे, उसको सिक्योरिटी देंगे, आप उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे। तो क्या होगा, इससे वो मोटिवेटेड होके काम करेगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए निरंतर प्रयास करेगा कि बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय से। एवरी एम्प्लॉय आर वैल्यूएबल रिसोर्स हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस। हर एम्प्लॉय कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। To get maximum from employee and keep the employee motivated, the businessman must take care of their employee by pursuing the individual objective, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखने के लिए उसके नीड को फुलफिल करना चाहिए, है कि नहीं। अगर एम्प्लॉय का नीड ही फुलफिल नहीं होगा तो वो कभी मोटिवेटेड होकर काम नहीं करेगा। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है ना। एक इंसान का, एक एम्प्लॉय का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, कॉम्पिटिटिव सेटिस्फैक्टरी सैलरी, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, है ना। डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हम आपको ट्रेनिंग देंगे, जब हम आपको आपका नॉलेज को अपडेट करेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है ना। पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन कहने का मतलब हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, मगर हम आपसे अच्छा काम किए तो मेरा बॉस हमको अप्रिसिएट किया, तो इसको कहेंगे पीयर रिकॉग्निशन। कि चलो भाई अच्छा काम करते हैं तो हमको लोगों के बीच में रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट बाय इंकरेजिंग एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप स्टेप लिए जिसके कारण फायदा हुआ कंपनी को, कंपनी में आप बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो आपको एक एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, है ना। मंच पे खड़ा करके पीठ थपथपा दिए, बोले यार देखो मेरा जवान, मेरे कंपनी में ऐसे लोगों का रिक्वायरमेंट है जो कंपनी के लिए बहुत तत्पर रहते हैं,
तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो बॉस है आपको अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो आप भी मोटिवेटेड होगे, है कि नहीं। एंड लास्ट क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, है ना, अलग अलग तरीके का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो इसी के साथ आज के क्लास में हम लोग बेसिकली क्या पढ़े, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव में ये है आपका सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, तो डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचेंगे, झूठ बोल के प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे सोसाइटी के लिए, सोशल सर्विसेज करेंगे। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉय के लिए क्या करोगे, तो सर गुड वर्किंग कंडीशन देंगे, कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे, पर्सनल ग्रोथ देंगे, पीयर रिकॉग्निशन करेंगे, है ना। पीयर रिकॉग्निशन आपके लिए न्यू वर्ड है। पीयर रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, पीयर रिकॉग्निशन मतलब होता है कि आपके कलीग्स के साथ आप मिल के काम कर रहे हो, जैसे हम भी क्लर्क है, आप भी क्लर्क है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अप्रिसिएट कर दिया गया, इसको कहते हैं पीयर रिकॉग्निशन। जैसे होता है ना कि क्लासरूम में कोई बच्चा अगर अच्छा जवाब दे रहा है, हर होमवर्क को टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, तो टीचर उसको शाबाशी देता है, चल भाई तू बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी गुड, कीप इट अप। तो उससे में क्या होता है ना कि बच्चे में मोटिवेशन आता है, तो पीयर रिकॉग्निशन होना चाहिए। बाकी बच्चा देखेगा तो कहेगा अरे यार क्या बात है, हम भी अब बनाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सब ढीठ होते हैं, मगर फिर भी बोलने की बात है। और स्पेशल बेनिफिट, ठीक है। तो आज के क्लास में फिलहाल बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे एंड देखेंगे कि और इस चैप्टर में क्या है। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।